अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला। 3 T20 मैचेस की यह सीरीज़ है। पहले ही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुई। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टारगेट दिया जिसको देखते ही पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए और कोई एक भी बैटर अच्छा परफॉर्म ना कर पाया और कोई बड़ी पार्टनरशिप ना बन पाई। तमाम के तमाम बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए और यूं साउथ अफ्रीका ने आसानी से वो मैच जीत लिया। अगर बात करें मजमूई तौर पर तो पहले खेलते हुए 194 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने और जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 139 रन पर आउट हो गई है। 139 रन ही बना सकी। उसके 9 पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ 18.1 ओवर्स यानी कि 20 ओवर्स भी पाकिस्तान टीम पूरे नहीं खेल सकी और 139 पर आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से बात करें बैटर्स की तो सबसे ज़्यादा जो रन्स किए गए हैं वो 37 रन हैं साइम अयूब की जानिब से और मोहम्मद नवाज ने यहाँ पर 36 रन किए हैं। और बॉलर्स की बात करें पाकिस्तान की जानिब से तो ख़ास तौर पर विकेटें हासिल की हैं। यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। बाकी कोई और बॉलर इतना मुतासिरकुन परफॉर्म ना कर पाया। साइम अयूब ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन क्या हुआ रावलपिंडी में कि अपनी ही होम कंडीशन में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। बड़ी बात यह भी थी कि बाबर आजम कम बैक कर रहे थे और उनका कम बैक कैसा रहा, 0 पर आउट हो गए। क्या हुआ उनके साथ, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, रावलपिंडी में कल पाकिस्तान पहला T20 मैच खेला, टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। क्या उसी फैसले के साथ ही पाकिस्तान ने मैच खो दिया था या फिर आगे चलकर कुछ पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म ना कर पाया? टॉस की कितनी अहमियत रही? नहीं, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और टॉस तो आपके हाथ में था कि आप टॉस जीत गए थे। यूजुअली पिंडी में पहले बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादा जीतती हैं। अगर आप PSL 10 की बात करें तो उसमें जो 11 मैच हुए थे उनमें से 9 मैच पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। हमेशा अच्छा होता है कि आप पहले बैटिंग करें, बोर्ड पे स्कोर जमाएं 200, 190 और फिर उसके बाद मैच जीते। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए इतनी अच्छी बैटिंग की, इंटेंट शो की, एग्रेशन से बैटिंग की और बैटिंग करके 194 एक बड़ा स्कोर बना दिया था। उसी पे जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हाथ पैर फूल गए पाकिस्तानी बैटर्स के और ज्यादा बेहतर होता कि पहले बैटिंग करते। लेकिन चलो, अगर आपने पहले बैटिंग नहीं की, पहले बॉलिंग की, तो आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी होती कि आप जो आप स्कोर चेस कर सकते हो 150 से 160 उसमें महदूद करते जनूबी अफ्रीका को। लेकिन बहुत ज्यादा रन दे दिए पाकिस्तान के 3 बॉलर्स जो मेन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार, उनके 8 और 3 11 ओवर में 123 रन बन गए। 45 रन बने 4 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के और बहुत ज्यादा रन थे। उन्हें 8 बाउंड्रीज पड़ी, यानी 24 गेंदों में अगर आप 8 बाउंड्रीज पड़ रही हैं आपको, तो इसका मतलब है आपकी बॉलिंग इतनी असरअंदाज नहीं हुई उस इनिंग्स पर। इसी तरह नसीम शाह आए काफी अर्से के बाद, वो T20 खेल रहे थे। 3 ओवर में उनके 34 रन बन गए, 4 ओवर में 44 के करीब अबरार के बन गए। तो वो बहुत ज्यादा रन थे। और फिर पाकिस्तान ने बैटिंग में जिस तरह हमेशा पाकिस्तान करता है, अफरा तफरी की, लगातार विकेटें खोई और पाकिस्तान ये मैच हार गया। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, इसमें बड़ी अहम चीज़ यह है कि इस मैच की शिकस्त के बाद और फिर एशिया कप को भी लें तो बहुत सारे लोग तब भी सवाल उठा रहे थे सलमान अली आगा से मुतलिक, उनकी कैप्टनसी से मुतलिक। और जब रात मैच हुआ है उसके बाद भी एक नई डिबेट खुल गई सलमान अली आगा की कैप्टनसी के हवाले से। एक तो उनकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, दूसरा कैप्टनसी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जिस तरह की तवक्को उनसे की जा रही है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो आप क्या समझते हैं कि कप्तानी ठीक नहीं कर पा रहे और अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं कर पा रहे? वो देखिए, कप्तान अंडर प्रेशर आ जाता है जब उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। एशिया कप में जो फाइनल था उसमें सबसे अच्छी बॉलिंग फहीम अशरफ ने की थी। कल हमने देखा फहीम अशरफ को एक भी ओवर नहीं दिया, तो शायद भूल जाते हैं कि मेरे पास और कौन सा बॉलर है जिससे मैं बॉलिंग करवाऊं। अगर शाहीन पे और नसीम शाह पे रन बन रहे थे तो आपको फहीम अशरफ से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। और फिर खुद बैटिंग में भी उनकी कारकर्दगी काफी खराब है। बड़ी ईमानदारी से वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन फिर वो कुछ कर भी नहीं पाते। अब 12 इनिंग्स जो उन्होंने आखिरी खेली है उसमें 7 इनिंग्स ऐसी हैं, 53 नॉट आउट उन्होंने गालिबन बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मैच में। उसके बाद से जो 12 इनिंग्स है
उसमें 7 उनके सिंगल फिगर स्कोर हैं, हाईएस्ट उनका 24 है। तो उनको खुद अंदाजा हो रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है। अब लग रहा है कि उनके पास टाइम कम है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सीरीज पाकिस्तान हारता है तो फिर उनको गौर करना पड़े, इसलिए कि आउटसाइड नॉइज भी बहुत हो रही है कि सलमान आगा T20 में जगह नहीं बनती, उनको कप्तान बना दिया, जहां कप्तान चेंज करना था वहां आपने कप्तान चेंज नहीं किया। तो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज पर अगर बुरा रिजल्ट आएगा तो कहीं चेंज न कर दे, इसलिए पाकिस्तान को अगले दोनों मैचों में कमबैक करना बहुत जरूरी है और सलमान आगा को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगी, वरना जैसे बात हो रही है तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन एक जैसे आपने फ़हीम अशरफ का जिक्र किया, शाहिद हाशमी साहब, इसी तरह से हमने देखा कि एशिया कप में भी एक मैच के अंदर मोहम्मद नवाज़ उनके पास मौजूद थे, लेकिन नवाज़ से ओवर्स नहीं करवाए गए थे और उसका खुमियाजा भी भुगता। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? क्या कोई और उनको मशवरा नहीं देता? नायब कप्तान उनके साथ मौजूद नहीं है या वो किसी से खुद मशवरा नहीं करते? ये क्या है सलमान अली आगा के जहन में क्या रहता है कि वो इस तरह से अपने बॉलर्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते? होते और भी सीनियर प्लेयर होते हैं, जैसे कल बाबर थे फील्ड में, उनसे यकीनन उन्होंने पूछा होगा। पिछले मैचों में जो एशिया कप पे हम देखते थे वो बार बार फखर से मशवरा करते थे, फखर अब इस सीरीज में नहीं है। तो ये सारी चीजें कि उनको खुद भी अपने फैसले करने पड़ेंगे और जो ग्राउंड में जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनसे भी मशवरा करना पड़ेगा। सही है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, कुछ आगे बढ़ते हैं और मैच में तो बहुत सारी और परफॉर्मेंसेज हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम का चूंकि ये कम बैक था एक तरह से, तो उन पर बात हो रही है कि वो रन्स नहीं कर पाए। एक तो उन पर दबाव था कि कम बैक कर रहे हैं, लेकिन बाज़ हल्के ये कहते हैं कि ये कम बैक करवाया कैसे गया है। जब कोई टीम से ड्रॉप होता है तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक खेलता है, किसी और जगह पर खेलता है, तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, फिर उसको टीम में वापस लाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वापस लाना ही गलत था या फिर ड्रॉप करना गलत था। अगर ड्रॉप कर दिया था तो फिर कहाँ परफॉर्म किया है कि उनको आप वापस ले आए? वो तो वहीं पर खड़े हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। जब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद भी थे और माइक हैसन भी थे। तो माइक हैसन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को बिग बैश में जाकर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। तो बिग बैश तो दिसंबर में होगी, उससे पहले ही वो सिलेक्ट हो गए। फिर जब उनसे मैच से 2 दिन पहले मैंने पूछा कि आप बाबर आजम का जो सिलेक्शन है आप उसको इंडोर्स करते हो, उसकी हिमायत करते हो? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल करता हूँ, इसलिए कि फखर ने कहा कि वो ये T20 सीरीज में रेस्ट करना चाहता है। तो एक जगह खुली थी ऊपर टॉप ऑर्डर में, तो हमने उसकी वजह से हम बाबर आजम को लेके आए। और अब बाबर आजम को लेके आए, अब जब से पिछले 1 साल से वो नहीं थे टीम का हिस्सा, 26 मैच T20 के पाकिस्तान ने बाबर आजम के बगैर खेल लिए। कल वो आए, उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई उनके साथ मेंटल इशू है, वो जल्दी कर रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पे एक ऐसा तेज शॉट मारने की, ऊंचा शॉट मारने की कोशिश की, बैट पे बिल्कुल भी बॉल नहीं आया, बहुत ही स्प्लाइस पे जैसे लगती है और सामने बहुत सीधा सा कैच उनका चला गया। तो बाबर आजम भी, अगर आप आखिरी T20 12 उनकी इनिंग्स उठा के देखें और दिसंबर 2024 में आखिरी उनकी इनिंग्स थी 12वीं, उसमें भी उनका कोई 50 नहीं है। जिस तरह वो वनडे में नहीं बना रहे सेंचुरी, जिस तरह वो टेस्ट मैचों में सेंचुरी नहीं बना रहे काफी अर्सा हो गया, इसी तरह T20 में भी उनकी कोई निश्चित सेंचुरी नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, क्योंकि बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, हमेशा ही होती है, तो एक तो ये बड़ा कंसर्न था कि जी उन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं किया, वापस ले आए। ये सवाल मैंने आपके सामने रखा। आप एक लंबे अरसे से स्पोर्ट्स कवर करते आ रहे हैं, ख़ासतौर पर क्रिकेट को। बाबर आजम के हवाले से क्रिकेट बोर्ड कुछ गलतियाँ कर रहा है या बाबर आजम खुद से कुछ गलतियाँ कर रहे हैं अपने कैरियर के साथ? कुछ वो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे या क्रिकेट बोर्ड मैनेज नहीं कर पा रहा? लोग कहते हैं प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से या तो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ मिसमैनेज हो रहे हैं मामलात, या फिर बाबर आजम खुद से ही अपने आप को इस नहज पर लेकर जा रहे हैं। क्या हो रहा है सर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को इख्तियारात दिए हैं सिलेक्शन करने के। अब अगर जब माइक हैसन आए थे, वो पहली दफा उन्होंने, माइक हैसन ने बाबर आजम को वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज में देखा, इसलिए कि वो बांग्लादेश की दोनों सीरीज में नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि ओडीआई क्रिकेट में भी वो स्ट्रगल करना है, वो स्ट्राइक रेट नहीं अचीव कर पा रहे, तो उन्होंने उनको T20 टीम में नहीं लिया। जब T20 टीम में नहीं लिया और अब जाके एकदम से अचानक वो लेके आए, और माइक हैसन बार बार ये कहते थे कि बाहर जो शोर होता है, आउटसाइड नॉइज जो होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर, मेरे ऊपर वो असरअंदाज नहीं होता। लेकिन बाबर आजम को तो लग रहा है जैसे फैंस चॉइस के ऊपर
सेलेक्ट किया, उन्होंने कोई भी T20 क्रिकेट नहीं खेली थी, कहाँ उन्होंने इम्प्रूवमेंट शो की जो वो टीम का हिस्सा बने। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें इतना अमल दखल नहीं है। उन्होंने तो इख्तियारात दे दिए सिलेक्शन कमेटी को और माइक हैसन को, वो जिसको चाहे सेलेक्ट करें और जिसको चाहे ना करें। सही हो गया। कल एक और कमबैक था सर, उस्मान खान विकेट कीपर। पहले भी उस्मान खान को बहुत सारे चांसेस दिए गए, फिर उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया गया। अब समझ से ये भी बाहर है कि उस्मान खान ने कहाँ पर परफॉर्म किया है कि उनको वापस लेकर आए हैं, और वो भी वहीं पर खड़े नजर आए खेलते हुए जैसे जिस जगह पर उनको ड्रॉप किया गया था, जिस माहौल में या जिस सूरत हाल को देखते हुए उनको ड्रॉप किया गया था, उन्होंने भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है। तो ये सिलेक्शन गलत हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उस्मान खान के लिए दुआ करना चाहिए कि यूएई में जो उनका 5 साल का बैन था वो जल्दी खत्म हो, ताकि वो यूएई कम से कम वापस चले जाएं। यूएई में वो परफॉर्म कर सकते हैं, उस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कल मैंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात भी सुनी कि उन्होंने गनी ग्लास में एक टूर्नामेंट T20 पे करवाया था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई थी, जहां जाहिर क्लब लेवल की बॉलिंग थी, इतनी कमजोर बॉलिंग थी, कमजोर टीमें थी, क्लब लेवल की टीमें थी। उन 2 सेंचुरियों की बदौलत उनको बताया गया माइक हैसन को कि ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अगर आप किसी को क्लब लेवल के टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियों पर पाकिस्तान टीम में लेके आ सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। एक ब्रेक लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है पहले ही T20 मैच में। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें रावलपिंडी में खेले जाने वाले T20 मैच में, जिसमें जनूबी अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान क्यों नहीं है इस T20 सीरीज़ में। आपने जैसे अभी बताया कि कोच की जानिब से ये बताया गया कि शायद उनको रेस्ट, वो खुद रेस्ट मांग रहे थे। सर, सवाल यह है कि वो रेस्ट मांग रहे थे या रेस्ट दिया गया, या रेस्ट देने के हवाले से कुछ ऐसा माहौल उनके लिए क्रिएट कर दिया गया, हुआ क्या है? नहीं, अगर आपको माइक हैसन के अल्फाज पे यकीन करना पड़ेगा। वो एक फॉरेन कोच है, जिम्मेदार आदमी है। उसने ये कहा मैच से 2 दिन पहले कि फ़खर जमान ने ये कहा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी टेक्निक को उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं जिसकी के पाकिस्तान टीम को जरूरत है। तो वो फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन अब इस बीच में तो वो कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल रहा है। तो वो टीम के साथ रिजर्व में अगर शामिल है और टीम के साथ अगर स्क्वाड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा बेहतर होता कि वो खेल लेते। वो पाकिस्तान की तरफ से जो ट्राई सीरीज और एशिया कप थी, वो तकरीबन टॉप स्कोरर ही थे, 246 के करीब उनके रन थे। साइम अयूब, चूंकि अब वो विकेटें लेने लगे हैं, तो इसलिए साइम अयूब को रखा गया। लेकिन अगर फ़खर ने अपने खुद से कहा और वो खुद से चाहते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, तो फिर हमें माइक हैसन के अल्फाज पर यकीन करना पड़ेगा। और उन्हीं की वजह से शायद ये भी हो सकता है कि फ़खर को, जब फ़खर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बात की, तो उसी वजह से फिर बाबर आजम की टीम में जगह बन पाई। सही हो गया। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो अबरार अहमद ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की है। 4 ओवर्स में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इसी स्क्वाड के अंदर उस्मान तारिक भी मौजूद हैं। तो शाहिद हाशमी साहब, अब अगले मैचेस को देखते हुए सिलेक्शन कमेटी को इस हवाले से कुछ सोचना नहीं चाहिए उस्मान तारिक से मुतालिक? अब भी स्क्वाड का तो हिस्सा है उस्मान तारिक, किसी ना किसी मैच में जाहिर जरूर खिलाएंगे। लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस पे आपका ट्राई सीरीज में और एशिया कप में बेहतरीन स्पिनर था अबरार, को बाहर नहीं कर सकते आप। लेकिन इस सीरीज में यकीनन उस्मान तारिक को मौका देना पड़ेगा। अब आप 11 की बात करते हैं तो देखें कि वसीम जूनियर टीम के साथ ट्राई सीरीज में भी हिस्सा थे, एशिया कप में भी थे, वहां उनको कोई मैच नहीं मिला। अगर किसी का पहला चांस बनता था, पहला हक किसी का बनता था कल के मैच में, तो नसीम शाह का नहीं बनता था, बल्कि वसीम जूनियर का बनता था, जो टीम के साथ ट्राई सीरीज और एशिया कप में बगैर खेले वापस आ गए। और इसी तरह हसन नवाज ट्राई सीरीज में भी एक ही स्कोर कर पाए और एशिया कप में वो बुरी तरह स्पिनर्स पे एक्सपोज हुए। तो उनको चाहिए था कि समझ, जब आपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया था, तो पहला चांस, पहला राइट, पहला हक समझ का बनता था। अच्छा सर, नसीम शाह ने कल 3 ओवर्स में 34 रन दिए, आपने खुद भी उनकी बात की है, 1 विकेट, उनका भी एक तरह से ये कमबैक था। लेकिन वसीम जूनियर उसी स्क्वाड में मौजूद हैं। इससे पहले एशिया कप में उनको साथ रखा गया, इससे पहले बहुत सारे और टूर्नामेंट्स में उनको साथ रखा जाता है।
तो वसीम जूनियर क्यों प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते? जो बाहर से नया बॉलर आता है, चाहे उसका कमबैक हो या कोई और हो, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाता है, लेकिन एक लड़का जो मुसलसल मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा रहता है, वो प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बन पाता। इसकी क्या वजूहात हैं? लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ट्राई सीरीज में भी था, एशिया कप में भी था, और कल अगर किसी का चांस बनता था तो पहला चांस फास्ट बॉलर्स में वसीम जूनियर का बनता था। अब ये कोच के ऊपर मुनहसर है कि कोच क्यों नहीं खिला रहा। कोच ने नसीम शाह को मौका दिया, तो अब अगले मैचों में जाहिर है नसीम शाह नहीं होंगे, या बीच में आपको कोशिश करनी होगी कि शाहीन को भी किसी मैच में रेस्ट करवाया जाए। अगर आप दूसरा मैच जीतते हैं तो फिर आपको वसीम जूनियर को लेके आना पड़ेगा, इसलिए कि हमें ही बताया गया था कि जब माइक हसन आए थे तो उन्होंने वसीम जूनियर को काफी पसंद किया था। उन्हें खास तौर पर डार्विन भेजा था पाकिस्तान शाहीन्स के साथ कि ये रिदम में आए तो फिर मैं उसे एशिया कप और ट्राई सीरीज का हिस्सा बनाऊं। सर, T20 क्रिकेट में हमेशा ही बात होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रही, और यही कुछ बातें हुई रिजवान से मुतल्लिक, यही कुछ बातें हुई बाबर आजम से मुतल्लिक कि वो T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते, पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो रात जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने मैच देखा है, इस मैच को देखते हुए आपको क्या लगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जैसे अभी देखे साइम ने कुछ रन जरूर किए 28 बॉल पर 37, लेकिन वो भी बड़े मुश्किल में आकर खेल रहे थे। कुछ छक्के उन्होंने लगाए, 4 छक्के भी लगाए स्पिनर्स को, लेकिन वो ऐसे लगता था कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहे हैं। तो ये मसला कहाँ पर है? स्किल्स डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा, या आपके पास टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा जिस तरह की दुनिया क्रिकेट खेल रही है? नहीं, दुनिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है हम उसमें बहुत पीछे हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि अब T20 में बहुत पीछे चले गए हैं। हमारी बैटिंग उस तरह की नहीं है, हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, हम डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, हम छक्के चौके ज्यादा नहीं लगा पाते। और जिस तरह आपने साइम की बात की, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में उन्होंने जरूर 4 छक्के लगाए, लेकिन जो टीम की रिक्वायरमेंट थी कि वो लंबा खेलते, लंबा जाते, जब 4 छक्के मार लिए थे तो और अच्छी बैटिंग करते, वो करने में नाकाम रहे और वो कैच देके चलते बने। अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने पूरा किया और वो नहीं कर सके। तो हम T20 क्रिकेट में काफी पीछे चल रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए। T20 वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। शाहिद हाशमी साहब, एक और मामला चल रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि जी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं कर रहे। तो ये क्या कहानी है, क्या मामला चल रहा है सर? ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और ये जराए से खबर आई थी कि मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस मांगी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये ऐसी रिवायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है नहीं कि कोई प्लेयर पूछे कि मुझे बी कैटेगरी में क्यों रखा, या मुझे T20 से क्यों ड्रॉप किया गया, या मुझे ODI की कप्तानी से क्यों हटाया। तो एक दफा एड्रेस कर लें। रिजवान हमारा अपना खिलाड़ी है, अभी ODI का कप्तान था। आपको पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में सीरीज जितवाई, तो उसको बिठाकर जो भी मसले मसाइल हैं हल करने की जरूरत है। लेकिन ये क्यों इतना मामलात को सर मिस हैंडल किया जा रहा है कि किसी को ये मालूम नहीं था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, जबकि T20 के हवाले से जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में खुद भी उस पर थोड़ी सी बात की कि ऐसे तासुर था कि शायद सलमान अली आगा के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ही क्यों, उनको ही क्यों कप्तानी से हटाया गया? देखिए, मुख्तलिफ इसके बारे में वजूहात सामने आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने रिजवान को हटाने की बात की थी, उसमें थोड़ा सा लिख देते, रिजवान का उसमें नाम तक नहीं था कि जब हमने उन्हें कप्तान बनाया तो उन्होंने 2 बड़ी सीरीज हमें जितवाई, ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद, और साउथ अफ्रीका को पहली दफा उनके मुल्क उनके ग्राउंड्स पर 3-0 वाइट वॉश किया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उससे पहले एक ट्राई सीरीज, और उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर और वेस्ट इंडीज की ODI सीरीज, वहां पे रिजल्ट्स मतलूबा नताइज हम हासिल नहीं कर सके, इसलिए हम रिजवान को हटा रहे हैं। तो अपने प्लेयर को इस तरह अगर प्रॉपरली एड्रेस किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब नेक्स्ट पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी जो 2 मैचेस हैं उनमें अगर शिकस्त देनी है तो शाहिद हाशमी साहब, आपके ख्याल में क्या करना पड़ेगा? बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस की ज़रूरत है, बैटिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस की ज़रूरत है, क्या होना है? देखिए, दुरुस्त फैसले करने पड़ेंगे, और आपको पता है कि वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको किसी तरह उस्मान तारिक को भी टीम में लेके आना होगा। फास्ट बॉलिंग में आपको वसीम जूनियर को चांस देना होगा, और हसन नवाज एक्सपोज हो गए हैं, वो बिल्कुल भी रन नहीं बना रहे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल पाते, तो समद को एक चांस देना पड़ेगा। दूसरा मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। अगर दूसरा मैच जीतते हैं तो फिर सीरीज में बरकरार रहेंगे, वरना पाकिस्तान सीरीज हार जाए।
अच्छा, नसीम शाह को ड्रॉप करना चाहिए वैसे नेक्स्ट मैच में सर? वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए? जाहिर है देखना पड़ेगा। बस नसीम शाह की फिटनेस के ऊपर भी अक्सर प्रॉब्लम होते हैं, वो अनफिट हो जाते हैं, तो उनको रोटेट करना पड़ेगा और यकीनन वसीम जूनियर एक चांस के मुस्तहिक है। सही हो गया। तो कंडीशंस का कितना फ़र्क पड़ेगा? आप रावलपिंडी से लाहौर कोई फ़र्क पड़ेगा? और अगर फ़र्क पड़ेगा तो ये किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? लेकिन लाहौर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी 3-0 हराया था। सूट करता है पाकिस्तान को ग्राउंड, 2-3 प्लेयरों का होम ग्राउंड है, सबसे बढ़कर बाबर आजम का होम ग्राउंड है। तो कंडीशन तो इतनी फर्क नहीं होगी, थोड़ी सी जाहिर है उनकी कम होगी जितनी पिंडी में है, और वहां पे थोड़ा फॉग का भी एक सिलसिला चलता है इन महीनों में, तो विजिबिलिटी भी देखें, हो सकता है कि प्रॉब्लम करे। तो अब यही देखना है। कंडीशन पेच वो तो तकरीबन एक ही जैसी होगी। एक ही जैसी होंगी। तो अब्दुल समद स्क्वाड में मौजूद है, तो अब्दुल समद को भी कुछ चांस मिलने के इम्कानात हैं इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर पहला चांस किसी का बनता था तो वो वसीम जूनियर और समद का बनता था, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया और हसन नवाज पहले मैच में नहीं कर सके स्कोर, तो यकीनन समद को चांस मिलना चाहिए। समद को चांस मिलना चाहिए। सर, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, ख़ासतौर पर उनकी बैटिंग लाइनअप की, तो पाकिस्तान से किस कदर बेहतर उनकी बैटिंग लाइनअप है? अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग को सामने रखें तो आप समझते हैं कि उनकी भी तो कुछ लड़के नए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनके पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल है। वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं, उनका सिस्टम अच्छा है। उनके 8 मेन प्लेयर जिसमें 4 बैट्समैन हैं, 4 बॉलर्स हैं, वो नहीं है इस टीम के साथ, जो कि यकीनन वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे जब जनूबी अफ्रीका अपनी फाइनल 15 सेलेक्ट करेगी। लेकिन अच्छी टीम है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत बनाती है, अपनी डेप्थ बनाती है, और साउथ अफ्रीका के पास वो डेप्थ नजर आई कि उनके पास अच्छे बैट्समैन भी थे, अच्छे बॉलर भी थे। सही हो गया। तो इस हवाले से एक और बड़ा अहम मामला चल रहा है कि शायद आने वाले दिनों में शाहीन अफरीदी को ही दोनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाए। शायद हाशमी साहब, कुछ ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और अगर ये सीरीज खराब हुई सलमान आगा की, तो यकीनन या वर्ल्ड कप के बाद शाहीन अफरीदी ही दोनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि बार बार कप्तान चेंज करना भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में, अच्छी परफॉर्मेंस ना होने में, तो फिर यही बात फिर दोबारा होने शुरू हो जाएगी शाहिद साहब? वर्ल्ड कप तक तो आपको अब आपकी मजबूरी है कि आप इतना 3 महीने रह गए, तो आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो फिर आप इस सीरीज के फौरन बात करते हैं, ताकि ट्राई सीरीज में और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कप्तान अपने 15 और अपनी हिकमत अमली बना सके। और पाकिस्तान में तो ये चलता रहता है कि आए दिन हम कप्तान चेंज करते हैं। एक कप्तान अगर आप बनाते तो कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए बनाए, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई रिवायत नहीं है। पाकिस्तान में इसकी कोई रिवायत नहीं। सर, ये जो अभी हमने कुछ डिस्कशन की है ना बाबर आजम से मुतालिक कि जी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना था, डोमेस्टिक में जाना था। माजी में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होते रहे हैं टीम से, लेकिन वो खेलते हैं। अपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे, इवन के बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेल के आते थे तो नेक्स्ट डे वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कहीं ना कहीं खेलते हुए नज़र आ रहे होते थे। तो ये बाबर आजम की तरजीह में ये क्रिकेट क्यों नहीं है? इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही होती है तो उसका चांस नहीं मिलता, उसका मौका नहीं मिलता। लेकिन जब ये टेस्ट सीरीज से पहले रिजवान ने जाके फर्स्ट क्लास मैच खेला, फखर ने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि वो फर्स्ट क्लास मैच खेलते। शुरू में खबर आई थी कि वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वो उन्होंने कैंप को ज्यादा तरजीह दी, और टेस्ट मैचों में भी हमने देखा वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके। टेस्ट मैच में भी इतना अरसा हो गया, उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई, तो उनको तरजीह देनी पड़ेगी और अपने जो भी मसाइल हैं ऑफ द फील्ड उनको हल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज में बात की है पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले T20 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।